मास होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम का जो सारा मास होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। ठीक है। और जो चार्ज होता है एटम पे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो कैसा होता है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब जो चार्ज हमारा प्रोटॉन पे होगा वही चार्ज हमारा न्यूक्लियस पे होगा। तो न्यूक्लियस पे हमारा क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई थी रदरफोर्ड ने। उसके बाद देखिए उसकी लिमिटेशन क्या थी, मैंने आपको लिमिटेशन भी डिस्कस की थी कि क्या कमी रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में। देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मान के चलिए जैसे ये मेरा न्यूक्लियस हो गया और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए मान के चलिए इस तरीके से ये मैंने एक ऑर्बिट बना दिया। सो दिस इज माय ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और उस टाइम तक मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हो गई थी। मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी डेवलप की थी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आज ही। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो मैक्सवेल का अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अब ध्यान से समझना मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है, सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है? हमारा एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या एमिट करेगा? इट एमिट रेडिएशन, वो एनर्जी एमिट करेगा। रेडिएशन का मतलब आप एनर्जी समझ लो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है लगातार, तो इसका मतलब उसमें से रेडिएशन एमिट होंगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एनर्जी निकलेगी लगातार। अब एनर्जी क्यों निकलेगी? क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होता है, मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहां से यहां पहुंचेगा फिर डायरेक्शन चेंज होगी, यहां आएगा फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होता है? हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और क्योंकि यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका लगातार क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसमें से कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट होगी, उसमें से कंटिन्यूअसली एनर्जी निकलेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन में से लगातार एनर्जी निकलेगी तो इसका मतलब क्या होगा? आप देख सकते हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन में से कंटिन्यूअसली एनर्जी निकलेगी तो वो, उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा और फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मतलब हमारा जो एटम है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स हो जाएगा, एटम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को लूज करेगा, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में था, इस जगह पे था, और जैसे जैसे वो एनर्जी को लूज कर रहा है, तो जैसे जैसे इसमें से एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा? इसका जो ऑर्बिट होगा वो छोटा होता चला जाएगा। और फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और हम बोलेंगे हमारा एटम कोलैप्स हो गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में चला गया तो एटम हमारा कोलैप्स हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये हमारी लिमिटेशन रह गई थी किसकी? रदरफोर्ड की। उसने न्यूक्लियस के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया, उसने ये तो ढंग से बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बस इतना बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जिस तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं।
लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एटम में फॉल कर जाएगा और एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में भी नहीं बता पाया था वो, कि जो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस टाइप से अरेंज होते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को भी नहीं समझा पाया था और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, तो ये कमी रह गई थी, ठीक है, समझ आया। सो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस। और अगर मान के चलिए, और अगर रदरफोर्ड ये बोलता कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा है, मान के चलिए कि भाई मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो फेल हो गया, लेकिन अगर रदरफोर्ड ऐसा बोलता कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, वो हमारा स्टेशनरी होता, वो रेस्ट पे होता, तो उस टाइम भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता ही है ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता, तब भी एटम कोलैप्स हो जाता। तो इसका मतलब रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाया था, बस रदरफोर्ड इतना बता पाया था कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एटम का सारा मास और सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में होता है। दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। और इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, आगे जो भी स्पेक्ट्रा वगैरह थे हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो आप आगे पढ़ोगे, उनके बारे में वो नहीं बता पाया था, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ। सो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए मैक्सवेल ने 1864 में, तो हमारा जो जेसी मैक्सवेल है जिसका मैंने आपको बताया था, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डेवलप किया था, तो 1864 में मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया था, मैक्सवेल ने क्या बताया था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो किसी भी रेडिएटिंग सोर्स से निकलती है। जैसे मेरे पास सन हो गया, ठीक है, आपको पता है सन क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है, सन में से लाइट निकलती है, तो सन मेरा एक रेडिएटिंग सोर्स हो गया। इसी तरीके से जो मेरा इंडेसेंट बल्ब होता है ना, जो हमारा बल्ब होता है उसमें भी हमारी एनर्जी एमिट होती है, और हमारी जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसमें से भी हमारी एनर्जी होती है, निकलती है। और अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं, अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वहाँ से भी हमारी रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। तो जेसी मैक्सवेल ने 1864 में क्या बोला था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी मतलब किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो स्पेस में ट्रेवल करती है विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो स्पेस में ट्रेवल करती है किस वेलोसिटी से, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, ठीक है। 1864 में मैक्सवेल ने क्या प्रपोज किया था, क्या सजेस्ट किया था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी मतलब जो एनर्जी हमारे सन से या बल्ब से या किसी बॉडी को गर्म करके जो निकलती है, तो जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और वैक्यूम में, ध्यान से समझना, और स्पेस में बोल सकते हो या वैक्यूम में बोल सकते हो, वैक्यूम में वो जो हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज अवर स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है किसमें, वैक्यूम में, आप सभी को पता है। सो दिस इज अवर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी का एग्जांपल आप ले सकते हो, जो आपकी सन से लाइट निकलती है, जो सनलाइट होती है बेसिकली वो भी आपकी रेडिएंट एनर्जी है, या बल्ब से जो लाइट निकलती है वो आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है। या बहुत सारी रेज के बारे में आपने सुन रखा होगा, जैसे गामा रेज होती हैं जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, या सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है,
या हमारी जो एक्सरेज होती हैं जिसको हम फ्रैक्चर वगैरह एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो ये जितनी भी हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है, ये सारी जो रेडिएंट एनर्जी होती है ये आपकी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जितनी भी रेडिएंट एनर्जी होती है ये सभी स्पेस में या वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। जैसे जब सन की लाइट जब सन से निकलती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जैसे हम बाहर निकल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, वहां तो कोई हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता। तो वहां पे सन की लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कहां पे, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, जहां कोई मीडियम नहीं होता। जैसे हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ के अराउंड क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है जो एयर का बना होता है ना। अगर मैं एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाऊंगा तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, हवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सीधी सी बात क्या है, जो जो रेडिएंट एनर्जी होती है, मतलब जो किसी भी सोर्स से एनर्जी निकलती है, वो हमारी वेव्स की फॉर्म में निकलती है। अब सीधी सी बात है, अगर एनर्जी वेव्स की फॉर्म में निकलती है तो हर वेव की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वेव्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। तो वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी अब हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। देखिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है वेव की वेवलेंथ। तो अगर हमारे पास कोई वेव मोशन हो रहा है, कोई वेव है, तो वेव की हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सो बेसिकली वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया ना, ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। ये ग्रीक सिंबल होता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ये हमारा एक ग्रीक सिंबल होता है। अब देखिए समझते हैं लैम्डा होता क्या है। मान के चलिए मैं एक वेव ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए ये मेरे पास एक वेव है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये मेरी फर्स्ट वेव हो गई, ये मेरी सेकंड वेव हो गई। तो ये जो मेरी वेव का टॉप वाला पार्ट होता है, ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है जो वेव का, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्रस्ट। तो ये मेरा होता है क्रस्ट। मैं इसको नीचे लिख देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेव मोशन दिखा दिया आपको, ठीक है। तो वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा ट्रफ होता है। तो देखिए ये टॉप वाला पार्ट क्रस्ट हो गया, सेकंड वाली वेव का ये वाला टॉप मोस्ट पार्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया। तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब जो वेव की लेंथ होती है। तो एक वेव यहां से, तो देखिए एक पॉइंट मैंने इस वेव के टॉप पे ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने दूसरी वेव के टॉप पे ले लिया। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरीके से एक पॉइंट मैंने ट्रफ पे ले लिया, एक दूसरा पॉइंट मैंने दूसरी ट्रफ पे ले लिया। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको भी आप लैम्डा बोल सकते हो, वेवलेंथ बोल सकते हो। तो वेवलेंथ आपका क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो दो नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा वेवलेंथ होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने एक वेव को बना के दिखा दिया आपको, और इस वेव की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं कि वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वेव की, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा क्या होता है, दो क्रस्ट, नियरेस्ट क्रस्ट, दो नियरेस्ट क्रस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। अब क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब ये एक तरीके की लेंथ होती है,
तो लेंथ की यूनिट क्या होती है आपको पता है, मीटर होती है। ऐसा यूनिट जो होती है लेंथ की मीटर होती है। लेकिन जो वेवलेंथ होती है वेव की वो बहुत ही कम होती है। 1 मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, लेकिन जो वेव की वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए हम बहुत छोटी यूनिट भी यूज करते हैं। चलिए उन यूनिट्स को समझते हैं। देखिए आपको पता है कि जो छोटी यूनिट है, जैसे 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर हो गया। सो 1 मिलीमीटर इज बेसिकली 10⁻³ मीटर, ठीक है। जैसे आपका 1 सेंटीमीटर होता है, चलिए पहले सेंटीमीटर से शुरू करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका कितना होता है, 10⁻²मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻²मीटर। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100 को नीचे ले जाओ तो ये 1/100 हो जाएगा। और इस 1/100 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया हमारा, 10⁻²मीटर। इसी तरीके से इससे छोटी यूनिट होती है 1 मिलीमीटर, 1 mm। 1 मिलीमीटर में होता है आपका 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में mm क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। cm क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इससे जो छोटी यूनिट आती है उसे माइक्रोन बोलते हैं, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये म्यू होता है हमारा, म्यू, MU। ये भी ग्रीक सिंबल होता है म्यू, ठीक है। और ये किसके लिए यूज करते हैं, माइक्रोन के लिए, ठीक है। जैसे सेंटी, मिली, तो ये हमारा माइक्रो होता है, माइक्रोन बोल सकते हो। तो ये हमारा माइक्रो होता है। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। उससे छोटी यूनिट आती है आपकी 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में आपका कितना होता है, 10⁻, नैनो मतलब 9, 10⁻⁻9 मीटर। ये और छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ की स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट को लिखता जा रहा हूँ। 1 नैनोमीटर के बाद आता है आपका एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट चीजें समझना। अगला क्या आता है, एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर नॉट लगा के, A0। ये हमारा एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज बेसिकली एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है हमारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है हमारा पिकोमीटर। तो एक हमारे पास पिकोमीटर होता है। सो 1 पिकोमीटर इज बेसिकली 10⁻12 मीटर, और छोटी यूनिट होती है। इससे जो छोटा होता है वो होता है फर्मीमीटर, FM जिसे बोलते हैं। ये होता है 10⁻15 मीटर। और ये जो होता है ये हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है। मैंने आपको बताया था ना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज भी बताया था, विच इज 10⁻⁻15 मीटर। तो ये यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस का क्या होता है, साइज होता है। और जो एटम का साइज होता है वो आपका कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है, ठीक है। सो ये हमारा किसका साइज हो गया, ये हमारा एटम का साइज हो गया 10⁻⁻10। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसे हम 1 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी है हमारी लेंथ की यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, जो शायद आपको पता नहीं होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन जब हम करते हैं इनका बहुत यूज होता है। वेवलेंथ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सो लैम्डा को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और अगर आपको लैम्डा मीटर में नहीं दे रखा किसी क्वेश्चन में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनो, पीको में दे रखा है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप कह सकते हो दो वेव के बीच का डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो एक वेव मेरी ये रही, एक वेव मेरी ये रही, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। चलिए अब सेकंड पैरामीटर देखते हैं वेव का, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिंग अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक बार मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स a wave passes
wave passes a given point, the number of times a wave passes a given point in 1 second, a given point in, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, in 1 second, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इसी को हम वेव की क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो आप इसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप बोल सकते हो साइकिल पर सेकेंड। क्या बोल सकते हो, साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। अब फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। देखिए डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो कितनी बार, कितने टाइम्स एक वेव पास हो रही है एक सिंगल पॉइंट पे 1 सेकेंड में। जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, मान के चलिए ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट में कितनी बार एक वेव पास हो रही है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वेव पास हो रही है 1 सेकंड में। तो मैंने घड़ी में देखा 1 सेकंड टाइम, तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है इस पॉइंट से। मान के चलिए इस ए पॉइंट से 1 सेकंड में 4 वेव पास हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, 4 वेव पास हो रही है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ पे, 4 हो गई। फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, समझ के देखो 1 सेकंड में। अच्छा चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए जो हमारी वेव है वो, मान के चलिए एक वेव, देखिए किसी पॉइंट में एक वेव जो पास हो रही है, मान के चलिए मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, इस ए पॉइंट पे एक वेव पास हो गई, और वो एक वेव कितने टाइम में पास हुई, 10 सेकंड में पास हुई। ध्यान से समझना। तो इस ए पॉइंट से जो एक वेव पास हुई है वो 10 सेकंड में हुई है। तो मैं आपसे कह सकता हूं अगर एक वेव 10 सेकंड में पास हो रही है तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी। तो 10 को आप नीचे ले जाओगे तो 1/10 वेव। तो 1 सेकंड में कितनी वेव होगी, 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 सेकंड में 0.1 वेव पास हो रही है इस ए पॉइंट से। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.1 हो गई। अगर 1 सेकंड में 10 वेव पास होती तो फ्रीक्वेंसी 10 हो जाती। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, कितनी वेव पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में। 1 सेकंड फिक्स हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके न्यू से। ठीक है, इसको समझना। जैसे वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड वेट कीजिए। सो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ये जो सिंबल होता है ग्रीक सिंबल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ये वी नहीं होता, ये थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, ये जो आपका सिंबल होता है इट इज बेसिकली कॉल्ड न्यू। ठीक है, वो माइक्रो वाला म्यू था, म्यू MU, जो मैंने माइक्रो वाला सिंबल बनाया था वो म्यू था, ये हमारा क्या हो गया, न्यू हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है वो क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, जहां पे आपका टी क्या है, बेसिकली टी आपका यहाँ पे है टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। 1/T क्यों लिया है, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, टाइम पीरियड क्या बताता है, एक वेव कितना टाइम लगा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था एक वेव कितने टाइम में पास हो रही है, एक वेव 20 सेकंड में पास हो रही है। अगर एक वेव 20 सेकंड में पास हो रही है तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी, तो 1/20 कर देंगे, मतलब 1/T कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है ना, अगर एक वेव 20 सेकंड में पास हो रही है तो आपकी 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी, तो आपकी 1 सेकंड में 1/20 वेव पास होगी। तो 1/20, 20 क्या गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था, तो जब मैं 1/T कर दूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमको समझते हैं विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेव की वेलोसिटी को समझते हैं कि भाई वेव की वेलोसिटी क्या होती है। देखिए किसी भी चीज की वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज जो भी डिस्टेंस कवर किया है ना, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। किसी भी चीज की वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, जो भी डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। तो मान के चलिए ये मेरे पास वेव है, तो मैंने एक ये वेव बना दी है,
इस टाइप से, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लैम्बडा कहलाता है, विच इज वेवलेंथ। और इसी तरीके से ट्रफ का डिस्टेंस भी लैम्बडा कहलाता है। तो मान के चलिए एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? लैम्बडा डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? लैम्बडा डिस्टेंस कवर किया। और कितने टाइम में कवर किया? कैपिटल टी टाइम में। समझिए, तो एक वेव ने डिस्टेंस कवर किया लैम्बडा, कितने टाइम में कवर किया? टी टाइम में। क्योंकि टी टाइम क्या होता है? एक वेव कितना टाइम ले रही है, ठीक है, द टाइम टेकन बाय वन वेव। तो कैपिटल टी हमारा क्या होता है कि एक वेव ने कितना टाइम लिया है। तो यहां से यहां तक वेव की लेंथ लैम्बडा है, और कितना टाइम ले रही है एक वेव से दूसरी वेव में पहुंचने के लिए? तो एक वेव एक पॉइंट को पास करने में कितना टाइम ले रही है? टी टाइम ले रही है, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। समझना इस चीज को। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे ये मैंने यहां पे एक वेव ड्रॉ कर दी है इस टाइप से। दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, बेसिकली वो आपका क्या होता है? यहाँ पे लैम्बडा होता है, ठीक है। तो इस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? लैम्बडा डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम में। क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है? आपका टाइम पीरियड होता है, कि एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, या फिर एक वेव को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। समझ आया? एक वेव से दूसरी वेव तक कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से एक वेव पास हो गई, तो इस ए पॉइंट से जो एक वेव पास हुई है, उस एक वेव को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? द टाइम टेकन बाय वन वेव टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर एक वेव कितने टाइम में लगा रही है, या एक वेव कितना टाइम ले रही है हमारी पॉइंट से पास होने में, ये हमारा क्या होता है? कैपिटल टी होता है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे स्पीड हो गई, जिसे हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। समझ आया? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा अपॉन टी हो गया। अब देखिए 1/t आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप बोल सकते हो सी इक्वल टू लैम्डा न्यू। ये हमारी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी या वेलोसिटी हो जाएगी। ये सी क्या हो गया? आपकी वेव की जो स्पीड है। लैम्डा क्या हो गया? उसकी वेवलेंथ। न्यू क्या हो गया? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको? C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, जो मैंने अभी आपको निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला है? C आपकी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। लैम्डा आपकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। T आपका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ये वही फॉर्मूला है जो आप यूज करते हो अपनी एलिमेंट्री क्लास में, जब भी आप स्पीड कैलकुलेट करते हो। तो स्पीड क्या होता है आपका? स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? लैम्डा। कितने टाइम में कवर कर रही है? टी टाइम में। सी आपका क्या हो गया? स्पीड हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा न्यू। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सी क्या हो गया हमारा यहाँ पे? लैम्डा न्यू हो गया। उसके बाद देखिए अगली चीज हम डिफाइन करते हैं फोर्थ, विच इज कॉल्ड वेव नंबर। तो देखिए नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे आपका वेव नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आपकी? वेव नंबर। नेक्स्ट टर्म नहीं, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी वेव नंबर होती है। और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? न्यू बार से। जो फ्रीक्वेंसी है ना आपकी न्यू, उसके ऊपर एक बार लगा दो इस टाइप से, दैट इज कॉल्ड न्यू बार। तो वेव नंबर हमारा क्या होता है? न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, इसको देखिए डिफाइन करते हैं, चलिए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेव नंबर। और वेव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? देखो, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये जो आपका वेव नंबर होता है, ये क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, एक बार मैं लिख देता हूं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये हमारा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। या आप दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो? देखो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर, ठीक है। एक सेकंड तरीका भी इसको डिफाइन करने का होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर। एक सेकंड में लिख देता हूं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर, एक मीटर में कितनी वेवलेंथ है हमारी। अब ध्यान से समझना इस चीज को। तो वेव नंबर
वेव नंबर हमें क्या बताता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो वेव नंबर जो होता है न्यू बार, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये 1/λ होता है अगर हम देखें तो डायरेक्टली। लेकिन ये बताता क्या है हमें, ये हमें ये बताता है कि 1 मीटर में कितनी वेव्स हमारी प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है। अच्छा समझते हैं इस चीज को, देखो बहुत इजी है। ये जैसे मेरी एक वेव है, ठीक है, और ये मेरी वेवलेंथ होती है दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस। मान के चलिए जो मेरी वेवलेंथ है वो मान के चलिए जो मेरी वेवलेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर हो गई। तो इसका मतलब जो एक वेव है, एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो एक वेव की वेवलेंथ 2 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मीटर में कितनी वेव आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 मीटर में हाफ वेव होगी, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर मतलब 1 मीटर में कितनी वेव होगी, समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान के चलिए एक वेव जो है हमारी, एक वेव की जो वेवलेंथ है वो 10 मीटर है फॉर एग्जांपल, वैसे होती नहीं इतनी बड़ी, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक वेव मान के चलिए 10 मीटर है, तो 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर में कितनी वेव होगी, 1/10 वेव होगी। इसका मतलब 1 मीटर में 0.1 वेव होगी। तो ये जो 1 मीटर में वेव होती हैं, 1 मीटर में जो कितनी वेव होती हैं, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये वेव नंबर होता है। और ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, देख सकते हो 1/λ करके, है ना। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था, जो न्यू बार होता है आपका, दिस इज 1/λ। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे वेव की। वो होती है आपका एम्पलीट्यूड। क्या होती है आपका, एम्पलीट्यूड होती है। तो चलिए एम्पलीट्यूड को स्टडी करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देखिए एम्पलीट्यूड होता है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो किसी भी वेव में जो ट्रफ की हाइट होती है, तो देखिए इट इज बेसिकली हाइट ऑफ क्रस्ट, तो ये क्रस्ट की हाइट होती है, एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, और जो ट्रफ होता है उसकी डेप्थ होती है। अभी मैं आपको बताता हूं डेप्थ ऑफ ट्रफ, एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा बना के, ठीक है। और जैसे चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये मैंने एक वेव बना दी इस तरीके से आपकी, ये मेरा होता है क्रस्ट, ये पॉइंट क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट की हाइट कितनी हो गई, क्रस्ट की हाइट आपकी यहां से यहां तक हो गई। और ट्रफ की डेप्थ कितनी हो गई, ट्रफ की डेप्थ आपकी यहां से यहां हो गई। यही मेरा एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली, तो ये जो आपकी हाइट होती है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का, ठीक है। क्रस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की जो डेप्थ होती है, तो ये हमारी क्या है, क्रस्ट ट्रफ की डेप्थ है हमारी। सो बेसिकली इट इज डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो ये बेसिकली हमें ये बताता है जो एक वेव है उसका कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है, उसकी कितनी ज्यादा हमारी यहाँ पे इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है। तो अगर किसी वेव का ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो उस वेव की ज्यादा ब्राइटनेस होगी, उसकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, वो ज्यादा चमकीली लाइट होगी, ठीक है। तो देख सकते हो आप, जैसे मैंने जो ऊपर वेव बनाई थी उसका एम्पलीट्यूड कम है। अगर मैं एक ऐसे वेव बनाता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो मतलब जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी, चमक भी ज्यादा होगी, ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस के बारे में बताता है लाइट की, समझ आया। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। एक आपका वेवलेंथ होता है, तो ये मैंने यहाँ पे वेव बना दी इस तरीके से। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका वेवलेंथ होता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस किया था आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है किसी एक पॉइंट पे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। ये आपका कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी बेसिकली आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। कैपिटल टी आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, कि एक वेव कितना टाइम ले रही है किसी एक पॉइंट को पास करने में। ध्यान से सुनो कैपिटल टी को, कैपिटल टी क्या है, कि एक वेव कितना टाइम ले रही है किसी एक पॉइंट पे पास होने के लिए, टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट।
तो एक पॉइंट पे जब एक वेव पास हो रही है तो कितने टाइम में वो एक कंप्लीट वेव, तो देखिए टाइम पीरियड मतलब एक वेव एक पॉइंट से जब पास हो रही है तो कितना टाइम ले रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में, अगर वेव एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है तो एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। और टाइम पीरियड हमें क्या बताता है कि एक वेव कितना टाइम ले रही है उस पॉइंट से पास होने में, ये आपका डिफरेंस होता है। फिर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ यहाँ पे वेलोसिटी को, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो भी है। तो सी आपका क्या होता है, लैम्डा न्यू होता है, ठीक है। सी इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है यहाँ पे। अब बेसिकली देखिए ये जो आपका सी होता है ना, यहाँ पे मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, ये मेरी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी वैक्यूम में स्पीड होती है, ठीक है। सी मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है किसमें, वैक्यूम में, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से। और जो हमारी फिक्स होती है, सी हमारा कितना होता है वैक्यूम के लिए, मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका यहाँ पे सी होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है, ध्यान से समझना, अगर किसी मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है तो मैं वहां पे सी नहीं लिखूंगा, मैं वहां पे वी लिखूंगा, वी। तो वहां पे क्या हो जाएगा रिलेशन, वी इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये रिलेशन हो जाएगा उस जगह पे। तो यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव किसी भी मीडियम में। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इन एनी मीडियम, तो किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम। तो अगर किसी भी मीडियम में मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो किसी भी मीडियम के लिए तो मैं वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर हमारी वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वैक्यूम में जो वेव होती है उसकी जो स्पीड होती है, चाहे आप कोई भी वेव ले लो, कोई भी एनर्जी आप ले लो, कोई भी रेडिएंट एनर्जी आप ले लो, सभी की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो फिक्स होती है। तो वैक्यूम के केस में, ठीक है, हम सी लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी को, और किसी मीडियम के केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे वी लेंगे। लेकिन दोनों हमारी स्पीड को दर्शा रहे हैं, सी भी हमारी स्पीड होती है, वी भी हमारी स्पीड होती है। लेकिन वैक्यूम के केस में हम क्या करेंगे, स्पीड को सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि फिक्स होता है, 3 × 10⁸ होता है। चाहे कोई भी वेव हो, हर वेव वैक्यूम में इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। और अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वहां पे आप सी यूज नहीं करोगे, क्योंकि मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग हो जाती है, तो वहां पे आप वी यूज करोगे। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना, एक तो सी इक्वल टू लैम्डा न्यू और एक सी इक्वल टू और एक वी इक्वल टू लैम्डा न्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रिलेशन कब यूज करोगे, जब हमारी लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। ये रिलेशन कब यूज करोगे, जब अदर देन वैक्यूम किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मेन पॉइंट्स हम देखते हैं वेव थ्योरी के। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेन पॉइंट्स ऑफ वेव थ्योरी। तो देखो क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो एनर्जी एमिट होती है किसी भी सोर्स से वो कंटिन्यूअसली होती है, ये चीज समझना। वेव थ्योरी के सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअसली एमिट होती है, लगातार एमिट होती है, ठीक है। जैसे सन से अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो कंटिन्यूअसली हो रही है। अगर मेरे पास इंडसेंट बल्ब है, अगर मैं एक बल्ब को ऑन कर रहा हूं तो बल्ब से जो एनर्जी एमिट हो रही है वो लगातार हो रही है। कैंडल से जो एनर्जी एमिट हो रही है लगातार हो रही है। या किसी बॉडी को मैं हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, वहां से जो एनर्जी निकल रही है, एमिट हो रही है, वो हमारी कंटिन्यूअसली हो रही है। तो वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जो एनर्जी एमिट होती है किसी भी सोर्स से, किसी भी रेडिएंट सोर्स से, वो कंटिन्यूअसली होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। कंटिन्यूअसली किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन की फॉर्म में, रेडिएशन मतलब एनर्जी की फॉर्म में। बट होगी कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं होगा कि भाई डिस्क्रीट तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही हो, मतलब पहले एनर्जी निकली फिर दोबारा निकली फिर टाइम लगा फिर बाद में ऐसे निकली। मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होती है, कंटिन्यूअसली, डिस्क्रीट तरीके से रिलीज नहीं होती। इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए जो रेडिएशन होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। इस चीज को समझना,
जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक आपका कौन सा कंपोनेंट होता है, एक आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, तो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के दिखाता हूं। तो मान के चलिए ये मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये दो कंपोनेंट से बनी होती है, एक सेकंड में बना देता हूं पहले। एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक इसमें आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं इसको प्रॉपरली बना देता हूं, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है, मान के चलिए ये मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। सो दिस कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बना रहा हूं। तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो जो मेरा मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। वो इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ये होगा, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ये होगा, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ये होगा। तो ये जो मेरी होती है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेसिकली, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो येलो वाला है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई है मेरा, और ये जो मेरा यहाँ पे रेड से जो मैंने बना रखा है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, वेव हमारी आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में। तो ये मेरा जेड डायरेक्शन हो गया। मान के चलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उसके 90 डिग्री मतलब वाई डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है ये उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो हमारी जो वेव प्रोपोगेट करेगी, प्रोपोगेट का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वेव हमारी जा रही है, तो जो हमारी वेव होगी वो z डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y। तो जो z होता है वो x के भी परपेंडिकुलर होता है और y के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड y में, तो हमारी जो प्रोपोगेशन होगा जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी वो z डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हमारी बेसिकली ईएम वेव होती है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, अच्छा जो रेडिएशन होती है आपकी वो उसका वेव नेचर होता है, वेव कैरेक्टर होता है। ये हम सारा यही पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ही तो पढ़ रहे हैं। और वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मैटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इन वेव को कोई भी मैटेरियल मीडियम नहीं चाहिए इनके प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। These waves do not require any material medium. These waves do not require any material medium for their propagation. For their propagation. तो इन वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे हमारी जो साउंड वेव होती है, हम सुनते कैसे हैं, साउंड वेव ट्रेवल करती है किसमें, एयर में ट्रेवल करती है, तो एयर मीडियम हो गया। जो वाटर वेव्स होती है, जो पानी के सरफेस पे वेव्स बनती हैं, वो किस पे ट्रेवल करती है, वाटर के सरफेस पे ट्रेवल करती है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन्हें कोई भी मैटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेशन के लिए। उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना हवा की ना पानी की। वो हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। ध्यान से समझना, अगर मैं वैक्यूम में जाके बोलूंगा तो किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वैक्यूम में हमारी जो एयर होती, मतलब जो हमारी साउंड वेव होती है वो ट्रेवल नहीं करती। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एयर मीडियम चाहिए होता है।
इसी तरीके से वाटर जो होता है हमारा, उस पे वाटर वेव्स ट्रेवल करती हैं, वहां पे वाटर ऐसे मीडियम काम करता है। लेकिन जो हमारी ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता उनके प्रोपोगेशन के लिए। वो हमारी वैक्यूम में भी प्रोपोगेट करती है विद स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आया? सबसे मेन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दे इवन प्रोपोगेट इन वैक्यूम विद अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज मैंने क्या डिस्कस किया है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कस किया है, जहां पे मैंने वेव थ्योरी को डिस्कस किया है। जेसी मैक्सवेल ने 1864 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था कि जो भी हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है वो हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और किस स्पीड से? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वैक्यूम में। आई थिंक वीडियो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।